आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम में आज हमारा चौथा लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी स्टेट में हो कि उसके ऊपर एक्ट करने वाली नेट फोर्स ज़ीरो हो तो इसे भी इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस का वेक्टर सम ज़ीरो हो जाए तो इसे इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन कहेंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाले टॉर्क का सम ज़ीरो हो जाए तो इसे इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन कहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रहा हो तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दो कंडीशन से फाइंड होती हैं। एक कंडीशन को कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरी को सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हों और उन सारी फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो हो तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इक्विलिब्रियम की। ये एक फॉर एग्जांपल ये टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। ये एक बुक रखी हुई है। तो अभी ये रेस्ट कंडीशन में है लेकिन इसके ऊपर फोर्सेस कौन सी लग रही हैं। एक इसका वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इस एक नॉर्मल रिएक्शन है जो ऊपर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। लेकिन दोनों दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसलिए जब इनका वेक्टर सम लेंगे तो वो आंसर इसका आएगा ज़ीरो। तो टोटल फोर्स नेट फोर्स इसके ऊपर जो एक्ट कर रही है वो ज़ीरो है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि समेशन ऑफ एफ इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी मल्टीपल फोर्सेस अगर लग रही हो तो सबका सम अगर ज़ीरो हो तो वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। इसमें दो सूरतें हैं। एक तो ये बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रही। दूसरी कंडीशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ऐसे डायरेक्शन में, यानी उसकी अगर टाइम टी वन अगर हम टाइम के इस इंटरवल में देखें तो इसकी वेलोसिटी हो 2 मीटर्स पर सेकंड। और अगर हम उसको यहाँ देखें यानी जब यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ भी उसकी वेलोसिटी हो 2 मीटर्स पर सेकंड। यानी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो है। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो तब भी ये इक्विलिब्रियम में है। और ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही होगी क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लगती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। रेस्ट की कंडीशन में भी ये रेस्ट वाली कंडीशन भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और यूनिफॉर्म मोशन अगर परफॉर्म हो रहा हो स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो ये भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी in motion will continue its motion in a straight line until unless an external force act upon it। तो अगर जब तक कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट पे रहेगा।
अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर कोई फोर्स लगती है तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में है, तो फिर हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। मल्टीपल फोर्सेस यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लेकिन सबका सम ज़ीरो हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। अगर ये सारी फोर्सेस अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इन सब के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। हम करेंगे F1x प्लस F2x प्लस F3x इक्वल टू ज़ीरो, या समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू ज़ीरो। F1y प्लस F2y प्लस F3y सो ऑन, सारी जमा होंगे, सबके y कंपोनेंट ऐड होंगे और उनका समेशन भी ज़ीरो होगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर थर्ड डायमेंशन में भी है तो तब भी z f, जो अगर तीसरा कंपोनेंट भी है दिया हुआ तो उसका भी सम इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे और वो ज़ीरो होना चाहिए। इस तरह से हमारे पास इक्विलिब्रियम की एक और स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेटेड एज a body is said to be in equilibrium if algebraic sum of all forces acting along x and y axis is zero। तो ये एक और स्टेटमेंट हमारे पास आ गई जिसको हमने अगर यूं लिखें, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, और टोटल जो है समेशन ऑफ एफ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे सेटिस्फाई होगी, और हमें तीन ऑप्शन दिए हों कि एफ समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ वाई एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये सारी बातें दुरुस्त हैं लेकिन इसमें मोस्ट सूटेबल ये है क्योंकि ये इन दोनों को भी कवर कर रही है। किसी एक डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट्स का सम ज़ीरो है और दूसरी डायमेंशन में नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। लेकिन इसको आप जब ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो इसमें सारे कंपोनेंट्स, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। बात यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हो रही है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए लीनियर एक्सेलरेशन का ज़ीरो होना ज़रूरी है। अब दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं। सेकंड कंडीशन रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में से आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे भी है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर, यानी इसको अगर हम ये समझे कि ये एक्सेस पॉइंट है, ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे ये अगर रेस्ट कंडीशन में है तो इसके ऊपर कुछ फोर्सेस यूं लग रही होंगी, कुछ यूं लग रही होंगी, यानी ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है ये, लेकिन ये रेस्ट पे है, इसका मतलब है कि टोटल टार्क ज़ीरो है। तो सम ऑफ टोटल टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर टोटल टार्क ज़ीरो एक्ट कर रहा हो तो वो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाती है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसमें अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो उसका ओमेगा
कांस्टेंट होना चाहिए। ओमेगा कांस्टेंट यानी टार्क अगर ज़ीरो होगा तो ओमेगा कांस्टेंट होगा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये उस वक्त ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा ऑब्जेक्ट, बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद a constant angular velocity। तो इसको कैसे लिखते हैं? समेशन ऑफ टा इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल टार्क ज़ीरो है, यानी टा वन, टा टू, टा थ्री, जितने भी टार्क उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं उन सब का सम ज़ीरो है। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, यही सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक ये टार्क वन जो है एक्ट कर रहा है ऐसे, और टार्क टू उसके ऊपर एक्ट कर रहा है यूं, तो टा वन प्लस टा टू मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे एज ए कन्वेंशन हम इस टार्क को, जो कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। टा वन इज पॉजिटिव, टा टू इज नेगेटिव। तो अगर हम इसको अभी सम करेंगे तो ये टोटल ज़ीरो हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क पॉजिटिव लेते हैं जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन होती है उसकी, और क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं जिसकी इनवर्ड डायरेक्शन होती है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम कैसे उसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं? A body is said to be in equilibrium if sum of clockwise torque is equal to the sum of anti-clockwise torque about an axis। और मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे, summation of ta clockwise is equal to summation of ta anti-clockwise। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल टार्क ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ rotating body is equal to zero, it is in rotational equilibrium। अगर इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ज़ीरो हो जाए तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी हम ये प्रूव करेंगे कि प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, टॉर्क के प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कोई भी एक्सिस चूज़ कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हम छोटा सा एक प्रूव है, तो ये देखते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक्सेस कोई भी रख सकते हैं, और दूसरा हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है समझ आ जाएंगी कि प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करने हैं इक्विलिब्रियम के। तो ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, लेंथ इज इक्वल टू L, और ये स्टे कर रहा है, इस तरह की दो पैचेस हैं इनके ऊपर, यानी दो स्पॉट्स हैं इनके ऊपर, यूँ स्टे कर रहा है। तो जाहिर है ये रेस्ट में है। तो अगर फॉर एग्जांपल
इसको हम इस पॉइंट को, ओ सेंटर पॉइंट है, इसको हम एक्सेस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो क्या है, वो अपवर्ड फोर्स, जो ये इसके ऊपर लगा रहा है अपवर्ड फोर्स, वो है F1। और ये इस तरफ जो अपवर्ड फोर्स लग रही है ये है F2। और यहाँ सेंटर में वेट एक्ट कर रहा है जो नीचे की तरफ है, W। तो इसके ऊपर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। नंबर 2, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लगाते हैं तो क्या होना चाहिए हमारे पास, F1। अगर हम एक डायरेक्शन में फोर्सेस को पॉजिटिव कंसिडर करें तो उसके अपोजिट वाली को नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास चॉइस है। तो हम अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं, F1 प्लस F2 माइनस W, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में है। तो इन सारी फोर्सेस का जो सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा, वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पे है, वरना नहीं। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब अगर हम इसके ऊपर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, अब सेकंड कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसमें हमें देखना होगा कि यहाँ से लेकर ये हमने एक्सेस पोज किया है, और ये अभी लेंथ जो है, ये वाली जो मूवमेंट ऑफ आर्म है, ये हमारे पास L/2 बनता है। और एक्सेस से इस तरफ का जो मूवमेंट ऑफ आर्म है वो भी L/2 बनता है। ये जो फोर्स है ये अपवर्ड, ये कौन सा टार्क प्रोड्यूस करेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगी। F1 फोर्स करेगी एंटी क्लॉकवाइज टार्क, और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और ये फोर्स क्लॉकवाइज टार्क, अब इसको समझना कि ये यहाँ से यहाँ एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो ये रोटेट कर रहा है यूं या यूं, ठीक है। अब ये फोर्स इस तरफ रोटेट कराने की कोशिश करी और ये फोर्स इस तरफ रोटेट कराने की कोशिश करी है अबाउट द एक्सेस। तो इनका जो टा1 है, टा1 इज इक्वल टू F1 L/2 है, और टा2 क्या होगा, F2 मल्टीप्लाइड बाई L/2। लेकिन टार्क 2 जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, तो इसलिए इसको हम माइनस लेंगे। यहाँ पे एक टार्क 3 भी है जो कि वेट प्रोड्यूस कर रहा है, टार्क 3 इज इक्वल टू, ये है वेट W मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। फोर्स यहाँ लग रही थी, एक्सेस यहाँ था, तो ये डिस्टेंस L/2 था। इस तरह फोर्स यहाँ है तो एक्सेस यहाँ था, तो ये डिस्टेंस L/2 था। अब एक्सेस भी यहाँ है, फोर्स भी यहाँ है, एक्सेस के ऊपर ही फोर्स कर रही है, लग रही है, तो वो फोर्स जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से गुजर रही है वो टार्क प्रोड्यूस नहीं करती। टार्क 3 0, टार्क 3 0 हो गया। तो टोटल टार्क, समेशन ऑफ टार्क, टोटल टार्क मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसमें आएगा टा1 प्लस टा2 प्लस टा3 इक्वल टू 0। टार्क 1 जो था वो था F1 L/2 प्लस माइनस F2 L/2 प्लस 0 इक्वल टू 0।
तो इसको देखते हैं। F1 L/2 माइनस F2 L/2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं L/2 को। L/2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। और इसको दूसरी तरफ अगर ले जाएं तो ये 2/L हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर रह जाएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड इक्वेशन है जो हमने नोट करनी है, और यहाँ पे ये इक्वेशन है पहली जो हमने नोट करनी है। अब डायग्राम जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये डायग्राम हमारे पास यहाँ पे आ गई। और हम अब हम पहले हम ये सपोज कर रहे थे कि यही एक्सेस ऑफ रोटेशन है जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है। अब हम इससे थोड़ा सा हट जाते हैं। कितना हटते हैं, एक्स बमिकदार एक्स, हम यहाँ से इस तरफ हट जाते हैं। तो ये अब हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये जो फोर्स F2 अप्लाई हो रही है, यहाँ तक का डिस्टेंस है L/2 प्लस एक्स। ये L/2 के अंदर x ऐड हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो F1 है अप्लाई हो रही है जहाँ पे, वहाँ है F सॉरी L/2 में से x माइनस हो गया। तो दो टार्क हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो फोर्स वाला है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फोर्स के लिए एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती समेशन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। तो टार्क के लिए ज़रूरत होती है, तो टार्क की ही अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अब हमारे पास ये रहा टा 1, ये रहा टा 2, और ये अब हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर में, ये है x, और ये टा 3 है। अब तीनों टार्क्स हम लिखते हैं। सबसे पहले टा 1 लिखते हैं। टा 1 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाई L/2 प्लस x। सॉरी, ये L/2 ये माइनस है, माइनस x है ये यूं होगा। और टा 2 जो है वो फोर्स F2 की वजह से है, तो उसमें L/2 प्लस x होगा। और टा 3 जो है, जो पहले ज़ीरो हो गया था, अब वो ज़ीरो नहीं रहेगा, अब वो होगा W मल्टीप्लाइड बाई x। तो समेशन ऑफ टार्क, समेशन ऑफ टा इक्वल टू 0, यानी टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। पुट करते हैं F1 इंटू L/2 माइनस एक्स प्लस जो फोर्स 1 का टार्क है, हमने पहले क्या लिखा था, फोर्स 1 जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रही है वो पॉजिटिव होगा,
और फोर्स F2 एंटी वो क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रही है, तो वो होगा नेगेटिव टार्क। तो ये हम साइन लिख लेते हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव टार्क है, वरना गलती हो जाएगी। F2 L/2 प्लस x, और यहाँ पे है तीसरा टार्क, टार्क 3, उसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन तीसरे टार्क की डायरेक्शन हमने देखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इधर हो तो वेट कहाँ घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस टार्क है, पॉजिटिव टार्क है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम लिखेंगे W इंटू एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं, L/2 F1 माइनस F1 x माइनस L/2 F2 माइनस F2 x प्लस WX इक्वल टू 0। तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे, L/2 F1 माइनस L/2 F2 ऐसे ले लेते हैं, और हमारे पास ये x वाली टर्म्स जो हैं उनको अलग कर लेते हैं। x वाली टर्म्स में हम लिखते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा F1x प्लस F2x माइनस W इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें F1x प्लस F2x माइनस W पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने लिखा उसमें ये 0 आ रहा है, F1 प्लस F2 माइनस W इक्वल टू 0, तो इसको हम वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। L/2 F1 माइनस L/2 F2 माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब ये हो गया L/2 F1 माइनस L/2 F2 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, L/2 कॉमन ले लिया, F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, और इसको अगर दूसरी तरफ लेके जाएं तो क्या बनेगा, F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। ये जो कि एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो इक्वेशन नंबर 2 थी। ये लें जी इक्वेशन नंबर 2, ये रही। यानी यहाँ पे हमने सपोज किया था कि जो सेंटर पॉइंट है वो एक्सिस है, तो तभी हमारे पास आया था F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, और अब हमने उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके देखा एक्सिस को, तो तब ये आता है F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है सिलेक्शन ऑफ एक्सिस डिपेंड करता है, जो आपको इजी लगता है आप वो एक्सिस चॉइस करें, चूज करें। इससे कैलकुलेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपने स्टेप्स पूरे पूरे फॉलो करने हैं। अब हम स्टैटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, या प्रोसीजर हम डिफाइन कर लेते हैं कि हम कौन कौन से स्टेप्स करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि हमारा है, तो डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीजर टू सॉल्व
प्रॉब्लम्स इन स्टैटिक्स, और इसके बाद एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टैटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है इन 5 स्टेप्स को जहन में रखना होगा। सबसे पहले स्केच ड्रॉ करते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो उसे सिलेक्ट किया जाता है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की जाती है। इसके बाद इंक्लाइंड फोर्सेस को कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया जाता है। इसके बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं। एग्जांपल है, A uniform ladder 6 meter long and having weight 250 Newton rests against a smooth wall at 50 degree. What force does the wall exert on the ladder? What is the reaction of the floor on the ladder? हमारे पास एग्जांपल है जिसमें एक दीवार के साथ लेटर को स्टे कराया गया है। फॉर एग्जांपल ये दीवार है, वाल है, और ये एक लेडर है जो उसके साथ स्टे कर रही है। ये फ्लोर है। चले, तो गिवन क्या है, लेटर की लेंथ, यूनिफॉर्म लेटर 6 मीटर्स लॉन्ग है। इसकी लेंथ जो है वो है 6 मीटर। और इसका वेट जो है W 250 न्यूटन है। जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है जिसके साथ ये दीवार के साथ लगाई गई है वो 50 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ से हमने सेंटर से देखना है कि वेट सेंटर से एक्ट कर रहा है, तो ये वेट की डायरेक्शन है, और यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3 मीटर। अगर हम इसको मार्क करें, ए बी, और ये वाला पॉइंट अगर हम सी मार्क कर लेते हैं तो ये वाला पॉइंट डी होगा। तो इस तरह से बी सी जो लेंथ बनती है, बी सी लेंथ जो है वो 3 मीटर है। What force does the wall exert on the ladder? वाल दीवार के ऊपर क्या फोर्स लगा रही है? हमने ये फोर्स जो वाल इसके ऊपर लगा रही है ऐसे, एफ, ये फाइंड करनी है। एफ हमें नहीं पता। और दूसरी दूसरी चीज़ कि ये जो रिएक्शन है, फ्लोर का रिएक्शन है, आर, वो भी हमें नहीं पता। आर इज इक्वल टू अननोन। साथ ही जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी यहाँ पे ये अगर इस तरह से स्टे कराएगी ये लेटर को, तो ये उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ द फ्लोर। तो रिएक्शन ऑफ द फ्लोर अगर हमें नहीं पता तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स चूँकि ये बनता है, ये भी हमें नहीं पता। और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये भी हमें नहीं पता। ये भी हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स मिल जाएं तो हम
नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने अभी किस चीज़ पे फोकस करना है? इन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, यानी फोर्स हमने सॉल्व करनी है, और नॉर्मल जो रिएक्शन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट्स। जब ये तीन चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, तो इन दो की मदद से हम ये नॉर्मल रिएक्शन भी उसका फाइंड कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि फोर्सेस किस तरह से, इसके ऊपर हम पहले फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कंडीशन अप्लाई करें। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हम देखते हैं कि फोर्सेस कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही हैं। यहाँ से वॉल इसके ऊपर फोर्स लगा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन है आर की, और वॉल इस तरफ फोर्स लगा रही है, तो इसको बैलेंस क्या कर रहा है? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी नॉर्मल जो रिएक्शन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वॉल की फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको यूं लिख सकते हैं, एफ माइनस एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये बैलेंस कर रहे हैं दोनों का यहाँ पे। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो किसी एक को माइनस तो लिखना है, तो दोनों का सम जो है यहाँ पे ज़ीरो हो गया, और एफ किसके बराबर होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगी। ये हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसमें से हम समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो ये अप्लाई कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमने डिस्कवर किए। तो अब हम इसी का दूसरा पार्ट, यानी समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि वर्टिकल फोर्सेस कौन सी हैं। वर्टिकल फोर्सेस दो हैं, एक ये वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और दूसरा यहाँ से ये वर्टिकल नॉर्मल का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो हमने वेट की डायरेक्शन नेगेटिव लिखी थी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को फिर इस तरह सम करके लिखेंगे, माइनस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन माइनस वेट इक्वल टू ज़ीरो। यानी वेट प्लस, अगर प्लस करना चाहे तो प्लस कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपका वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा? एग्जैक्ट वेट के बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से हमारे पास सॉल्व हो गया। कैसे? वो हमें गिवन है, वेट किसके बराबर है? माइनस 250 न्यूटन है, तो ये माइनस 250 न्यूटन होगा। यहाँ हमसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ नहीं एक्ट कर रहा, बल्कि ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ये ऐसे एक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम वेट को नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन इसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये हो जाएगा W माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस। तो V की वैल्यू प्लस में आएगी, V इज इक्वल टू 250 न्यूटन। यहाँ पे हमने करेक्शन की, उसको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। ये वेट जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन है वो अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, तो हमने इसको यहाँ से सही कर लिया। तो इसको हमने पॉजिटिव लिखा, पहले हमने नेगेटिव लिखा था। और वेट नीचे की तरफ है तो उसको माइनस किया, तो वेट W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W हो गया, और V की वैल्यू 250 न्यूटन आई। तो हमने जो मिस्टेक की थी उसको हम दोबारा से बता रहे हैं कि हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन हम नीचे की तरफ हमने ड्रॉ किया था, जबकि वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। अब चलते हैं
सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम इसको एक्सिस, ए जो पॉइंट है इसको हम एक्सिस कंसिडर करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क होगा, एक ये फोर्स यहाँ पे, ये फोर्स दीवार लगा रही है इसके ऊपर, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज टाइप टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी ये फोर्स, वाल की फोर्स। और दूसरा हमारे पास है क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है ये वेट डब्ल्यू। लेकिन अब मोमेंट ऑफ आर्म हमने देखना है कि वो क्या है, क्योंकि वेट वर्टिकल नहीं लग रही, ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का नहीं है, यहाँ भी 90 का नहीं है और यहाँ भी 90 का नहीं है। तो मोमेंट ऑफ आर्म हमने यहाँ से देखना होगा मोमेंट ऑफ आर्म क्या है। इसका मोमेंट ऑफ आर्म एग्जैक्टली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये मोमेंट ऑफ आर्म बनता है, सॉरी, वर्टिकल कंपोनेंट बनता है मोमेंट ऑफ आर्म, हॉरिजॉन्टल नहीं बनता, ये वाला कंपोनेंट बीडी। तो फोर्स F1 के लिए जो टार्क 1 है वो लग रहा है फोर्स 1 की वजह से, ये फोर्स हो गई, और ये मोमेंट ऑफ आर्म उसका है BD। और दूसरा जो टार्क हमारे पास है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टार्क था, तो इस वजह से इसको हमने पॉजिटिव लिखा। दूसरा टार्क है एंटी क्लॉकवाइज और इस वेट की वजह से, तो वो क्या है, F इज इक्वल टू, सॉरी, W मल्टीप्लाइड बाई, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका मोमेंट ऑफ आर्म नहीं होगा बल्कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो वो है AE, ये वाला होगा A इंटू ई, तो AE होगा। तो ये मुश्किल नहीं है, इसी लेंथ को हम, हमारे पास एंगल गिवन है तो हम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंगल की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये टोटल जो सीढ़ी है, जो लेडर है, इसकी लेंथ L है जो कि 6 मीटर है, और इसका जो एंगल गिवन है थीटा वो है 50 डिग्री। तो हम टार्क वन के लिए लिख सकते हैं कि टार्क वन इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई L साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो BD है ना वो है L साइन थीटा के बराबर। इसी तरह यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं टार्क टू इज इक्वल टू W मल्टीप्लाइड बाई L बाई 2 साइन थीटा। तो हम अभी इसको फाइंड करते हैं टार्क वन को, टार्क वन इज इक्वल टू, बल्कि इसकी हम ये BD जो है लेंथ फाइंड करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 50 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई F हो जाएगा ये हमारे पास। तो टार्क वन हमारे पास आएगा, टार्क वन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 4.6, 4.6। इसको हम F को पहले लिखते हैं, F मल्टीप्लाइड बाई 4.6। इसी तरह टार्क टू हमारे पास जो आएगा, टार्क टू इज इक्वल टू, वो यहाँ से आएगा, टार्क टू, ये सॉरी ये है कॉस थीटा का, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है, थीटा इसके साथ एडजस्टेंट है, तो हम ये मोमेंट ऑफ आर्म बन रहा है, तो इसलिए ये कॉस थीटा होगा। तो इसको अगर पुट करेंगे टार्क टू को, तो W मल्टीप्लाइड बाई ये L बाई 2 3 है, और कॉस ऑफ 50 डिग्री, तो टार्क टू हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। टार्क टू
इज इक्वल टू, हमारे पास ये आ रहा है टार्क 250 इसका वेट है, और ये हमारे पास आ रहा है 1.93। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आता है 1.93। अब टोटल टार्क क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0, यानी टा 1 प्लस टा 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने किसको पॉजिटिव करना है किसको नेगेटिव करना है, ये तो बड़ी आसान सी बात है। वेट जो है वो नेगेटिव टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क है तो नेगेटिव होगा वेट वाला टार्क, और जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में लग रही है तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करिए तो वो पॉजिटिव होगा, यानी ये वाला टार्क पॉजिटिव होगा। इसको अब हम साइन चेंज करते हैं, टा 1 माइनस टा 2 इक्वल टू 0। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, टा 1 जो था एफ इंटू 4.6, एफ इंटू 4.6 था, माइनस टा 2 जो हमारे पास आया है ये है 482.5, 482.5, और ये ज़ीरो होना चाहिए दोनों का सम। ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने से हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने से, यानी एफ एफ 4.6 एफ इज इक्वल टू 482.5, और एफ की वैल्यू होगी 482.5 अपॉन 4.6, और फोर्स की वैल्यू जो बनती है वो है 104.89 न्यूटन, 104.89 न्यूटन्स। तो स्टूडेंट्स जो दीवार फोर्स लगा रही है ये है एफ, इसकी वैल्यू है 104.89 न्यूटन्स। ये है भी हमने सॉल्व कर लिया। तो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो एफ के बराबर था, एफ इज इक्वल टू एच, ये हमने यहाँ से देखा था, एफ इज इक्वल टू एच। ये तो अब हमें एफ पता चल गया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता चल गया, तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 104.89 न्यूटन्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू भी आ गई, फोर्स की वैल्यू भी आ गई, और वर्टिकल कंपोनेंट हमें पहले ही सॉल्व कर चुके थे कि वर्टिकल कंपोनेंट 250 न्यूटन्स के बराबर है। जो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट है वो 250 न्यूटन्स है। अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें सॉल्व हो गई। एक आखिरी चीज़ जो रहती है वो है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर। दीवार की फोर्स हमने निकाल ली, नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सॉल्व कर लिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और सीधा सीधा ये बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा। डायग्राम से भी हम दिखा देंगे। आर इज इक्वल टू, तो क्या है 104.59, 250 का स्क्वायर प्लस 104.89 का स्क्वायर, और फिर इनका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये आता है 73502, 73502 स्क्वायर रूट लेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर
टोटल जो सॉल्व होगा 271.1 न्यूटन, 271.1 न्यूटन आता है। अगर डायग्राम को देखें तो इस तरह से होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन, फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन, ये उसकी डायरेक्शन, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी, और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है आर। तो इन सब की वैल्यूज आ गई। अब ये एंगल जो है फाई है, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ तक पूछा हुआ था तो इधर तक ही रहने देते हैं। हमने डिस्कस कर ली प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन स्टैटिक्स, उसकी प्रोसीजर्स हमने डिस्कस किए और उसके मुताबिक एक प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और यहाँ तक हमारा इक्विलिब्रियम और टार्क का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।